हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटिज्म। अगर आप थंबनेल पे क्लिक करके इस वीडियो पे आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी ये प्रॉब्लम जो है सता रही है कि सर हम प्रैक्टिस तो एम्पल अमाउंट करते हैं, डेली करते हैं, टेबल्स मुझे याद हैं सर सफिशिएंट, स्क्वायर्स क्यूब्स परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड वाइस वर्सा ये भी याद है सर, लेकिन ओवरऑल स्पीड ना सर मेरी बढ़ नहीं रही है। इसकी वजह से प्रीवियस ईयर में भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा आपका, या फिर लास्ट 2-3 साल से कर रहे हैं सर, हमारा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता ड्यू टू दिस सोल रीजन कि सर स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। हमें टेबल सिर्फ 50 तक याद है, क्यूब मैंने 30 तक याद कर रखे हैं, कुछ काम नहीं बन रहा। तो क्या रीज़न है? तो नमस्कार, मेरा नाम है राजन। इस वीडियो में मैं आपको इसी स्पीड को कैसे इंक्रीज करना है, क्या और आपके फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो आपको बताया जाता है ना कि टेबल्स याद कर लीजिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, ये सब टूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ऑगमेंट करेंगे आपको स्पीड बढ़ाने में। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक सक्सेसफुल कैंडिडेट और जो जिसका सिलेक्शन नहीं होता है उसको डिफरेंशिएट करता है। तो उसी के बारे में डीप में बात करेंगे। बहुत ही छोटा वीडियो होगा बट बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देने वाला हूं, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से एंड तक देखिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो नए बच्चे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का ना कॉन्सेप्ट जो स्पीड का है कि आप लोग जो सोचते हैं कि स्पीड क्या है वो ही गलत है। आपका आइडिया क्या है कि सर टेबल याद कर लेंगे, स्क्वायर याद कर लेंगे और परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद कर लेंगे, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में जैसे सिंप्लीफिकेशन या अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन में कर लोगे। लेकिन बैंक एग्जाम में ओवरऑल बहुत सारी चीजें आती हैं, अरिथमेटिक है, डीआई है, मेंस में तो फिर आपके पास और सारे वेरिएशंस हैं। तो क्या बस इसी से काम हो जाएगा? नो, ये बस एक टूल है जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देगा। जैसे मेंस में भी आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन तो करनी है, तो कैलकुलेशन आना चाहिए, उसके लिए टेबल आपको बोल दिया जाता है जिससे कि थोड़ा क्विकली कर पाओगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टीचर के पर्सपेक्टिव से बताता हूं, ठीक है? कोई भी टीचर है, चाहे मैं हूं या फिर कोई भी टीचर, जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करता है ना, तो आप उसके माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर होती है कि इसका रास्ता क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड उसी चीज को हम लोग बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है? कि माइंड मैपिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, कि जब आप कोई क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको क्या स्टेप्स क्लियर होते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, आपके 10th वाले या 9th में या 8th में जब आप थे तब की बात बताता हूं। लेट अस सपोज कि आप पेपर लिख रहे थे और एक प्रॉब्लम आया अलजेब्रा का और आपने उसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो क्या आपको रियलाइज नहीं होता है कि उस टाइम जब आप लिखते रहते थे तो नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही माइंड में होता रहता था कि अब ये होने वाला है, अब ये होने वाला है, एंड फिर आप एंड में आसानी से आंसर तक पहुंच जाते थे। उसी चीज को कहते हैं माइंड मैपिंग। वो एक टाइम पे आप स्कूल लेवल पे करते थे, लेकिन आज वो आप स्किप कर रहे हैं। आपको लगता है कि नहीं सर, बस टेबल स्क्वायर से ही काम हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप वेट करते रहोगे सिलेक्शन का। अब इसको कैसे ओवरकम करना है, क्या क्या चीजें हैं जिससे माइंड मैपिंग आपकी स्ट्रांग होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, एंड देन उसके बाद मैं एग्जांपल आपको दूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो माइंड मैप कर ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम में रिक्वायरमेंट क्या है और उसको सॉल्व कैसे करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ पार्ट तो आप समझ जाते हैं और बीच में स्टक हो जाते हैं। तो माइंड मैपिंग ऑफ ए प्रॉब्लम को करने के लिए एक चैप्टर का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग स्टार्टिंग से ही क्या करते हैं, स्पीड के पीछे भागते हैं कि स्पीड नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कैलकुलेशन भी कर लिया, नहीं आ रहा, यही नैगिंग चलती रहती है। लेकिन आपको उस चैप्टर का, जो भी मान लीजिए टाइम एंड वर्क चैप्टर है, उस चैप्टर का नॉलेज पूरे अच्छे से है कि नहीं, सारे कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नहीं, ऑल्टरनेटिंग डेज का जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आपको पता है कि नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले नॉलेज पे काम कीजिए। कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप ये देखिए कि उस चैप्टर में सारे नॉलेज है मेरे पास, इसकी वजह से तो नहीं बन रहा वो। ऐसा तो नहीं है कि बस कैलकुलेशन के पीछे पड़ रहे हुए हैं, आपको नॉलेज है नहीं उस चैप्टर का और फिर प्रॉब्लम कर रहे हो। अब क्या है कि कुछ बच्चों को नॉलेज भी होती है, ठीक है, कि आपको उस चैप्टर के सारे बेसिक्स पता है कि ऑल्टरनेटिव डेज में कैसे होगा, है ना, क्रॉस सेक्शन वाला पार्ट कैसे किया जाएगा, एलसीएम मेथड क्या होता है, सारी चीजें आपको पता है। बट स्टिल वेरिएशन ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं हर एक चैप्टर में। जैसे अगर हम परसेंटेज चैप्टर की बात करें तो परसेंटेज में इलेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन आते हैं। तो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ना एक पर्टिकुलर चैप्टर में, उसका एक रास्ता होता है कि इसको इस तरीके से सॉल्व करना है, उसी को हम कहते हैं बेसिक्स। क्वेश्चन को जब देखते हैं तो आपको पता रहता है कि हाँ, इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। जैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाला आता है कि एक बंदे का इतना इनकम है, उसने 20% अपना रेंट में दे दिया, तो उसको हम किस तरह से करते हैं, ट्री डायग्राम बना के कर लेते हैं, ठीक है। ट्री डायग्राम बना के करते हैं कि आप क्या मान लेते हो कि इनकम सर यहाँ पे है और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लग जाते हो, करते हो ना। तो वो मेथड आपको पता है कि नहीं। तो वैसे ही क्या होगा कि हर एक चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन वेरिएशन है। क्या आपको हर एक वेरिएशन का मतलब नॉलेज है, और उसको नॉलेज रखना ही नहीं कि बस इसमें ये सारे टाइप आते हैं, उसको हैंडल कैसे करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या आपको ये पता है? अगर वो अच्छे से पता होगा नॉलेज के साथ उस चैप्टर का, तो आपकी अपने आप स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इस कैलकुलेशन के ऊपर आपका फिर दिमाग नहीं जाएगा कि इसकी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखते ही डिसाइड कर लेना कि क्या तरीका होगा और फिर तुरंत सॉल्व करना, वो आपको काफी ज्यादा स्पीड देगा, रेदर देन थिंकिंग कि सर मैं लास्ट में जाके कैलकुलेशन में टाइम बचा लूंगा। नो, कोई कैलकुलेशन में आपसे उतना ही टाइम लगेगा अगर वो बेसिक से भी करता है, अगर वो बहुत अच्छे से समझ गया है क्वेश्चन को कैसे करना है तो वो आपसे जल्दी बना के ले जाएगा। ठीक है, और एक तीसरा फैक्टर है उसके बाद आता है कि हम प्रैक्टिस करें, लेकिन प्रैक्टिस भी सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करें। कई बार आपने देखा होगा कि क्या होता है, हम कोई क्वेश्चन को उठाते हैं, लगता है डिफिकल्ट है, छोड़ देते हैं। कोई भी लाइव सेशन थोड़ा सा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो हम लोग छोड़ देते हैं कि छोड़ो। लेकिन आपने ये देखा है कभी कि कोई टीचर जब आपको पढ़ाता रहता है, चाहे वो कितना भी हार्ड क्वेश्चन हो, वो छोड़ता नहीं है, वो आपको बताना ट्राई करता है। एक तरीका नहीं आता है आपको समझ, तो वो दूसरा मेथड बताता है आपको। मेथड 1 वर्क नहीं किया तो मेथड 2, 2 नहीं वर्क किया तो 3, वो अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल देता है। तो वो गिव अप नहीं कर रहा है ना, उसको अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इसको बता सकता हूँ, मुझे ये तरीके से अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझना है। लेकिन आपको भी जब प्रैक्टिस करते हो तो कोई एक हार्ड क्वेश्चन देख के छोड़ के क्यों भाग जाते हो? ये भागते हो आप, सभी लोग भागते हो, अपने दिल से पूछो बस ये बात। अगर भागते हो तो वो नहीं भागना है कि मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, इस चैप्टर के नॉलेज है मेरे पास तो इसको बनना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ बनाएंगे, डाउट नहीं आने देंगे कि यार नहीं ये तो बनेगा ही नहीं मेरे से। ये भी बहुत सारे बच्चों का माइंड ब्लॉक है कि कोई चैप्टर को देखते ही बोल देते हैं कि सर ये तो बनाना ही नहीं है, ये तो करूंगा ही नहीं। आज आप घर पे बैठे हो ना, घर पे कम से कम ट्राई तो करके जाओ, तभी तो एग्जाम में बनाओगे, और नहीं बनाओगे वो बाद की बात होगी। आज अगर आपको मान लीजिए सारे चैप्टर के साथ आप ऐसा करोगे तब तो नहीं होगा ना। इसीलिए जब आपके पास नॉलेज ऑफ द चैप्टर होगा, सारे वेरिएशंस का नॉलेज हो जाएगा, तब आप बहुत सारे प्रैक्टिस कीजिए। गलती अप्रोच क्या होती है कि हम यहीं से स्टार्ट करने लग जाते हैं कि ये कर लेंगे इससे सारा हो जाएगा। ये आपको कौन सजेस्ट करता है? वो सारे बच्चे सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे टीचर बने हुए हैं, तो वो बच्चे आपको सजेस्ट करेंगे जिनका आप अच्छे से नॉलेज है, उनको ऑलरेडी चैप्टर का वेरिएशन का नॉलेज है। उनको ये पता ही नहीं कि बच्चों को बताना क्या है। ठीक है, वो आपको क्या बोल देते हैं कि आप प्रैक्टिस कीजिए बस। तो उनको तो नॉलेज थी ये सारी चीज़ों की, इसलिए उनसे प्रैक्टिस में सारी चीज़ें बन जा रही है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पे या फेसबुक पे, उसमें कुछ बच्चे बहुत ही सूरवीर हैं, वो तुरंत ही कोई क्वेश्चन आता है कर लेते हैं, लेकिन उनसे आप पूछो तो वो क्या बोलेंगे आपको कि प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच कि पहले आपको ये करना पड़ेगा, ये नहीं करोगे तो यहां तक पहुंचने में बहुत दिक्कत होगी, और पहुंच भी गए ना तो आपको टाइम भर भर के लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आइडियल तरीका क्या था उसको करने का। क्या मेरी बात समझे? तो माइंड मैपिंग एक प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों को मैंने देखा कि स्टार्टिंग से ही कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। ये भी गलत अप्रोच है। जब भी आप मेंस के क्वेश्चन या फिर प्रीलिम्स में कोई अरिथमेटिक क्वेश्चन करते हैं तो ट्राई कीजिए कि लास्ट में कैलकुलेशन किया जाए। ऊपर पहले मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ही रहने दो, आंसर मत निकालो, वहां से काम नहीं होगा, लास्ट में कैलकुलेशन कीजिए। वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी आपको, टाइम भी बचाएगा आपका। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करने लग जाओगे ना माइंड मैपिंग, तो आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्यूरेसी। क्योंकि ये नहीं है कि स्पीड ही सबसे बड़ी बात है ना, कि मैं क्या करता हूँ 40 मिनट में मैंने 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, और 50 गलत हो गए, 50 छोड़ो चलो 35 गलत हो गए मेरे, तो क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा क्या है कि 40 मिनट में अगर मैं 25 या 30 ही क्वेश्चन करूं और वो पूरे एक्यूरेसी के साथ करूं, वो ज्यादा बेहतर है ना। ठीक है, तो इसीलिए जब आप ये सारी चीजें माइंड मैपिंग करोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि टाइम तो कम हो ही रहा है, प्लस आपकी एक्यूरेसी लेवल भी बढ़ जाएगी, क्योंकि यू नो ऑल द स्टेप्स जो उस क्वेश्चन डिमांड कर रहा है आपका, कि ये सारे स्टेप्स आप लगाइए तब आंसर आएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिससे कि माइंड मैपिंग आपको क्लियर होगी और आपको खुद भी समझ आएगा कि कैसे माइंड मैपिंग काम करता है। इलस्ट्रेशन, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया है मैंने कि 12 + 23। अब आपको पता है कि कई बच्चे इसको ऐसे लिख के करते हैं, ठीक है, कि सर 2 + 3 5 हो गया और ये 3 हो गया, तो ये भी तरीका सही है। आपको मेथड पता है ना कि कैसे करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10th वाले नंबर्स को ऐड करेंगे 30 और ये 5, तो 35 ऐसे भी लिख देंगे। तो यहां से टाइम थोड़ा कम लग गया, इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन ये है कि ये एक मेथड है जिसमें आपको पता है कि हाँ लिख के कर सकते हैं सर, और एक ये मेथड है जहां पे आपको पता है कि पहले 10th वाले को कर लो, फिर यूनिट डिजिट वाले को कर लो, एंड सो ऑन। तो ये तरीका आपको पता है, इसको देखते ही आपको कोई सोचना नहीं पड़ता है, अपने आप ही दिमाग काम करने लग जाता है कि हाँ पहले 10th वाले को करो, देन यूनिट वाले को करो, या फिर इस तरह से लिख लो, कोई सोचना नहीं पड़ा। लेकिन वैसे ही क्या होगा जब मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया मैंने, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मेट है, वेरिएशन आपको दिया। अब इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे क्या करेंगे, इसको देखते ही स्किप करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका भी एक माइंड मैप है। आपको ये क्वेश्चन देख के ही पता चलना चाहिए कि मुझे यहाँ पे a² को x एज्यूम करना पड़ेगा, और जैसे ही करोगे ये इक्वेशन देखो क्या बन जाएगा, छोटा सा इक्वेशन बन जाएगा। क्योंकि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a² का स्क्वायर लिख सकता हूँ, और a² को मैंने x मान लिया, तो दिस इक्वेशन विल नाउ बिकम x² - 82x + 81 = 0। और इसको सॉल्व करना तो आपको आता है, 81 और 1, राइट।
तो ये आसान हो गया ना। तो ये माइंड मैपिंग बहुत हेल्प करेगी कि क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लो कि ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। इस इक्वेशन को देख के भी बच्चे क्या करेंगे, या तो क्लास में अगर मान लो कि मैं ये कभी क्वेश्चन दे देता हूँ, मैंने देखा है, रियलिस्टिक एग्जांपल देखा है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है, और मान लो कि मैं आपको सेशंस में करवाता हूँ, कुछ बच्चे देख के भाग जाते हैं। क्यों भाग गए, क्या है इसमें कुछ ऐसा, देख के ही क्यों आप जज कर रहे हो। ये देखो ना कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहली जो नजर मेरी जाती है कि इसको देखो a+1 डिवाइडेड बाई a+2, और ये a+2 ऊपर है, a+1 नीचे है। इसका मतलब मुझे इसको x लेना पड़ेगा अगर, तो ये अपने आप 1/x हो जाएगा, ठीक है। ये इसका पहला स्टेप है। और यही चीज आप क्या करते हो जब आप नॉलेज एक पर्टिकुलर चैप्टर की लेते हो ना, जो मैंने आपको रिवीजन वाले सेशंस भी करवाए थे, तो उसमें मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था, यही चीज कि चैप्टर में ना बहुत सारी चीजें नहीं है। आप एक माइंड मैप बना के चलोगे ना कि इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, तो फिर बहुत आराम से चैप्टर्स भी होंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और स्पीड भी आपकी मेंटेन रहेगी। क्या मेरी बात समझे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बस इसको x मान लेना है कि a+1 डिवाइडेड बाई a+2 को सर x एज्यूम कर लो। देखो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 2x प्लस 21/x इक्वल टू -13। क्या ये इक्वेशन आपको नहीं आता है सॉल्व करना, 2x² प्लस 13x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये तो आप मेरे से पहले जल्दी बना लोगे, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि स्पीड क्या है मेरे लिए, वो है माइंड मैपिंग प्लस लास्ट में कैलकुलेशन होगा कि हाँ इस पार्ट को मैं कितना जल्दी निकालता हूं, ये कैलकुलेशन वाली बात है। आप बस इसी के ऊपर फोकस करोगे और ये फोकस नहीं करोगे कि क्या करना है, तो आप ये सोचने में ना बहुत टाइम लगा दोगे। और यही सोचने में क्या होता है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी क्लिक करेंगे और वो करके आगे बढ़ जाएंगे और उनका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका मे भी रुक सकता है, ठीक है। आप में कैपेबिलिटी तो है, बट आप आइडेंटिफाई करो ना कि मेरे में क्या कमी है, उस कमी को देखने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी कमी है आप लोगों में, क्योंकि आप क्वेश्चंस को भांप नहीं पाते हैं कि क्या करना है। तो ये तो मैंने इक्वेशन के रेस्पेक्ट में बताया। कुछ और एग्जांपल देता हूं जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो। लेट अस टॉक अबाउट दिस टाइम एंड वर्क क्वेश्चन। A कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड B कैन कंप्लीट इट इन 30 days। आपको पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क वर्किंग टुगेदर। तो आपको पता है कि इसमें क्या करना होता है, 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30। तो इसमें आपको कुछ सोचना नहीं था, ये जैसे ही ये क्वेश्चन आता है आप तुरंत कर लेते हो, ठीक है। लेकिन एक मैं आपको वेरिएशन बताता हूं कि कहां पे प्रॉब्लम होती है आपको, क्योंकि कहां पे आप सोच नहीं पाते, माइंड ब्लॉक क्या होता है आपका। लेट अस सपोज दिस क्वेश्चन, समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन इसलिए मैंने इसके साथ दिया हुआ है कि ये इसमें मुझे सोचना नहीं पड़ता, मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कर लेते हैं, इसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे कर लेंगे। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा ना, तो इसका अप्रोच बहुत मैटर करता है। और वो अप्रोच कैसे होगा, नॉलेज आपको कितनी अच्छी लेवल की है उस चैप्टर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस के पीछे अभी से मत भागिए, क्योंकि अभी से 5 महीने का टाइम है, सफिशिएंट टाइम है जिसमें आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख सकते हो। बस प्रैक्टिस के पीछे अभी से भागने लग जाओगे ना कि मैं प्रैक्टिस कर लूंगा उससे हो जाएगा, उससे नहीं होगा। पहले बेसिक पे काम कीजिए। एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने का एक रास्ता होता है, उस रास्ते में आपको चलना पड़ेगा। आप अगर चाहते हैं कि डायरेक्टली मैं जंप करके चला जाऊं, जो सेकंड लास्ट स्टेप होगा कि डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, ऐसा नहीं होगा। आपको गुजरना पड़ेगा सारे रास्तों से, नहीं करोगे तो लाइफ आपको फिर से वो रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो इट इज़ बेटर कि आप एक रूट लेके चलें, कि एक जो तरीका होता है ना, फ्रेमवर्क किसी भी चीज़ को फॉलो करने का, उसको लेके चलें कि पहले ग्रास्प बनाएं उस नॉलेज का, वेरिएशन को अच्छे से करें, एंड देन यू कम टू प्रैक्टिस, राइट। जैसे ये क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है कि इन अ 120.5 लीटर कंटेनर वी हैव मिक्सचर ऑफ मिल्क, वाटर एंड हनी इन दिस रेशियो, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ ईच कंपोनेंट। ईच कंपोनेंट का क्या रेशियो होगा अगर 10% ऑफ मिल्क, 20% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ हनी आर इवेपोरेटेड। अब क्या है ना कि इसमें अगर आपको माइंड मैप नहीं पता है और कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप इसमें इसको यूज करने लग जाओगे कि सर टोटल 5 है प्लस ये 6 11 पार्ट की वैल्यू 120.5। आप मिल्क निकालने लग जाओगे, वाटर निकालने लग जाओगे और हनी निकालने लग जाओगे। लेकिन ये सब आपको चाहिए नहीं ना। चैप्टर का नॉलेज यहाँ पे आपको क्या बताएगा कि देखो जब भी रेशियो की बात होती है तो एग्जैक्ट क्वांटिटी की जरूरत नहीं है, आप बस ये लिख लो, ये मिल्क है, ये वाटर है और ये हनी है, ठीक है। इसका कितना करना है, तो 10% चला गया, मतलब 90 लिख दूं अगर मैं, 90% तो काम हो जाएगा। 20% है तो 80% बच गया होगा, और इसमें 70% बच गया होगा। मतलब कुछ नहीं करना था, बस 2 इंटू 9, क्योंकि 0 और परसेंटेज सब में है, कैंसिल कर दो, देखो मेरा आंसर बन गया। कुछ बच्चे इसको करते रहेंगे, मेरा आंसर हो गया। तो इससे आपका टाइम बहुत डिक्रीज हो जाएगा अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए जो माइंड मैपिंग में मैंने 3 फैक्टर बताया ना, ये 3 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। अगर आपको कोई चैप्टर की नॉलेज नहीं है तो हम जल्द ही एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे आपको मैं ये बताऊँगा कि कैसे हर एक चैप्टर को आपको स्टार्ट करना है। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोगों का टारगेट जो है RRB PO है। आप लोगों के जो भी एग्जाम के टारगेट है उसको ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोग
क्या डिमांड करते हो कि सर इस वीडियो के हेल्प से मुझे ये सब सारी चीज़ें तो पता चली कि मेरी स्पीड कम है, कैसे आपको उसको इंप्रूव करना है, माइंड मैपिंग कैसे करनी चाहिए। लेकिन अगर आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका अरिथमेटिक एकदम ही जीरो है कि सर मुझे पता नहीं है कि कैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्वांट में कैसे पढ़ना चाहिए, तो उसके बारे में अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट जो आपकी प्लानिंग है ना आप लोगों के लिए, मैं इस बार सोच रहा हूँ कि 5 मंथ्स का आरआरबी पीओ के लिए कम से कम बहुत अच्छा प्लान लेके आऊँ। लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपने बच्चों को जानना पड़ेगा कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों के लिए एक होमवर्क टाइप मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसको भी आप ट्राई करके देखिएगा और देखिएगा कि आप भाप पाते हैं कि नहीं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है और इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है। और कमेंट सेक्शन में बस ये बताना, सोल्यूशन मत बताना, आपका माइंड सोच पाता है कि नहीं कि इस क्वेश्चन में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, जस्ट द स्टेप्स कि क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे एलसीएम मेथड लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा और फिर आगे क्या होगा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, किस चैप्टर से आपको इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो सारी चीजें बस आप अगर कमेंट सेक्शन में सही सही बता पाए ना, इसका मतलब है आप माइंड मैपिंग में बहुत अच्छा है। अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, इसका मतलब आपको बेसिक पे काम करने की जरूरत है। ये आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करवाने में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।